एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में राजनीतिक जो एक बड़ा भूचाल आया है उसको लेकर। एनसीपी के दो गुट शरद पवार और अजित पवार, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने नतीजा सुनाते हुए ये कहा है कि चुनाव चिन्ह अब कहीं न कहीं अजित पवार के पास रहेगा और साथ ही उस पार्टी का नाम भी। ऐसे में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में दिखाई देगा, इसके आगे शरद पवार गुट क्या कुछ तैयारी में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करने जा रहे हैं। इन दावों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्या चौहान। विद्या चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते जी विद्या चौहान जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट जो दिया है आप लोगों के समक्ष, जिसमें शरद पवार गुट को एक बड़ा झटका दिया गया है और साथ ही अजित पवार गुट के लिए कहीं के राहत भरी खबर भी है कि चुनाव आयोग ने सिंबल और साथ ही नाम दोनों ही कहीं अजित पवार को दे दिए हैं। इस पर आपकी पहली टिप्पणी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो मोदी और शाह के हाथ का कठपुतली है, क्योंकि उनको कुछ अपना वॉइस नहीं है और जो मनमानी करनी चाहिए वो उन्होंने की है। इसमें जो पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक आदरणीय नेता शरद पवार साहब है, ये महाराष्ट्र का नहीं देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस पार्टी की स्थापना शरद पवार साहब ने की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है वो बहुत ही शॉकिंग निर्णय है। लेकिन हमारी तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि जो जिस तरह से शिवसेना के साथ उन्होंने जो किया वही हमारे साथ हो रहा है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब से ये मोदी सरकार देश में आई है तब इनकी मनमानी चल रही है। वो कहेंगे वही सही और बाकी सब लोग झूठे, ऐसा कहने का जो अपप्रचार भाजपा ने शुरू किया है, इसका हम धिक्कार करते हैं। चाहे ईडी हो, चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये सब हथियार मोदी और शाह के लिए काम करने वाले हैं और काम करते रहेंगे जी। तो अभी कोई इसमें ये नहीं है, दो राह नहीं है। विद्या चौहान जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अब शरद पवार के पास में आगे की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी, क्योंकि चुनाव सर पर है लोकसभा के चुनाव। इससे में किस तरह की खास तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई, क्योंकि आप लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है? देखिए, शरद पवार साहब पिछले 60 सालों से राजनीति में है। पूरा देश उनकी राजनीति जानता है और उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, इससे किसी की ये दो राय नहीं है कि पवार साहब की आगे की रणनीति क्या है, वो हमें चर्चा करने का विषय है। पवार साहब को ये मालूम है कि ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये चौथी बार है कि जो पवार साहब को धोखा देके उनके कई विधायक और ये चले गए थे, लेकिन पवार साहब डगमगाए नहीं। उन्होंने फिर से तैयारी की और उनके साथ जितने गए थे वो फिर से चुन के नहीं आए। और ये 2024 में भी यही होने वाला है। यहाँ भाजपा को भले ही लगता है कि हमारे साथ शिंदे गुट आ गया, हमारे साथ अजित पवार गुट आ गया तो हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन लोगों ने ठान ली है, क्योंकि लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह से शिवसेना को उन्होंने तोड़ा था वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शिवसेना जो थी वो बाला साहब ठाकरे ने उसकी स्थापना की थी और बाद में शिंदे गुट अलग हो गया था। आपको मालूम है, 50 खोखे जो लिए थे, 50-50 करोड़ रुपया लेकर लोगों को फोड़ा था, तोड़ा था, विधेयकों को जोड़ने का काम किया था। इसी तरह से राष्ट्रवादी के गुट को ईडी से डरा धमका के अजित दादा राष्ट्रवादी कांग्रेस से कभी अलग नहीं हो सकते थे, लेकिन अजित दादा के 3 महीनों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड मारी थी और अजित दादा को ये कहा गया था कि अगर आप कल हमारे पार्टी में नहीं आओगे तो हम आपको भी अंदर डाल सकते हैं। और इसी के टेंशन की वजह से अजित दादा
और बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी ईडी की चल रही थी और इसलिए वो लोग वहां गए। अभी वहां गए तो इसका अभी कोई दुख नहीं, अगर गए हैं तो हमें उनको इतना ही कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस गुट नहीं, आप अलग पार्टी की स्थापना कर सकते थे, आपने कोई अलग पार्टी निकालना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने जो पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस थी वही मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस है और मैं ही इस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इस तरह से जो दिखावा किया है इसके लिए हमें ऑब्जेक्शन है कि अगर आपने हिम्मत है तो आप नई पार्टी निकाले। जैसे कि राज ठाकरे ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी निकालूंगा, तो उन्होंने मन से पार्टी ये किया, स्थापना की। तो उसी तरह अजीत दादा में और ये जो 40 आमदार उनके साथ गए विधायक, उनमें अगर इतनी हिम्मत थी तो अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह, अपने पार्टी का नाम, अपना पार्टी का प्रेसिडेंट चुनने का आदत। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जिन शरद पवार साहब ने इनको बड़ा बनाया उनको धोखा देके वो वहां पर गए हैं और ये इलेक्शन कमीशन से ये अधिकार कर रहे हैं कि ये पार्टी हमारा पार्टी है, लेकिन ये गलत है, ये गाली का बच्चा जी। विद्या चव्हाण जी, एनसीपी गुट का जो मामला था वो महीनों तक कहीं न कहीं लंबित रहा चुनाव आयोग में। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा इस तरीके का फैसला आना, आपके फेवर में फैसला नहीं आकर के कहीं अजीत पवार के फैसले पक्ष में फैसला आना, इसको आप किसे देखते, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, फैसला तो लोगों के हाथ में है और लोग पिछले 2 साल से ये देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना, यानी शिवसेना को अपने साथ जोड़ लेना, कांग्रेस को एक साथ करना, राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक साथ लाना, इतना बड़ा काम शरद पवार साहब ने किया था। पूरे देश में इसकी मिसाल दी गई थी कि भाई महाराष्ट्र में सरकार बना है। इसी तरह से अगर मोदी और शाह को हटाना है, अगर हिटलरशाही को खत्म करना है, तो सबको साथ में आना पड़ेगा। और ये प्रयोग महाराष्ट्र में किया गया है, काफी सक्सेसफुल था। 2-3 साल तक हमारी सरकार चली और बाद में 50-50 करोड़ के फूके देके इन्होंने शिंदे गुट को अलग किया, फिर अजीत दादा गुट को अलग किया और अब वो देख रहे हैं कि हम लोग ही जीत के आएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव जी की शिवसेना एक साथ महाराष्ट्र में जहां जहां जाती है वहां लोगों का ये कहना है कि हम लोग तो इनको सबक सिखाएंगे। और हमें पूरी आशा है कि ये चुनाव में महाराष्ट्र में, विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में हमारी सरकार फिर से आएगी और मोदी और शाह की बत्ती गुल हो जाएगी। जी। विद्या चव्हाण जी, शरद पवार जी का आगे का प्लान क्या रहेगा? क्या वो एनडीए के साथ जा सकते हैं या फिर नई पार्टी का गठन करेंगे? देखो, इंडिया आघाड़ी बन चुका है और इंडिया आघाड़ी के साथ ही हम पवार साहब रहेंगे। पवार साहब ऐसे कच्चे नेता है कि जिनको भाजपा के साथ वो कभी नहीं जा सकते। भाजपा के साथ जाना यानी देश के साथ गद्दारी करना है, संविधान के साथ गद्दारी करना है। तो पवार साहब इंडिया के साथ रहेंगे और पवार साहब के आगे की रणनीति ये होगी कि वो तो हमेशा ही लोगों के लिए काम करते रहे हैं, चाहे कितने भी विधायक जाए आए, लेकिन जहां पवार साहब है वही लोगों की वोटिंग होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का चिन्ह नहीं होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का, लेकिन शरद पवार ये नाम जिधर है, इधर लोगों के, महाराष्ट्र के और देश की जनता वहीं पर वोट लगाएगी, इसकी हमें पूरी आशा है। जी। विद्या चव्हाण जी, शिवसेना की तर्ज पर ही कहीं न कहीं एनसीपी का फैसला भी चुनाव आयोग ने दिया है, तो ये सिमिलरली जो फैसला आया है इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि ये जो हथियार है, ये सब ईडी हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, देखो इलेक्शन कमीशन को अभी ये पता होना चाहिए कि ईवीएम मशीन जो है वो मशीन पे वोटिंग नहीं करनी चाहिए। लोगों की एक ही मांग होनी चाहिए कि हम लोग ईवीएम पर वोट नहीं डालेंगे, हमें बैलेट पेपर ही चाहिए। अगर बैलेट पे चुनाव होता है तो मोदी शाह दोबारा नहीं आ सकते, ना ही गलत सरकार आ सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कभी भी कबूल नहीं करेगा। लोगों को जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा, रास्तों पे आना पड़ेगा। उन रास्तों पे आके लोगों ने ये मांग करनी चाहिए कि फेयर और अच्छा इलेक्शन होना है
तो हमें बैलेट पेपर पे ही वोट डालना पड़ेगा। हमें अगर मोदी शाह डरते हैं तो उन्होंने मुझे लगता है कि बैलेट की मांग सही है, लेकिन ईवीएम लाने की अगर कोशिश करेंगे तो ये ईवीएम मशीन भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये बार बार मोदी सरकार जो कह रही है काम कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, संविधान देश का खत्म करने जा रहे हैं, धर्मों में लड़ाई लगाने जा रहे हैं। और ये सब अगर रोकना है कहीं ना कहीं, अगर राजनीति अच्छी होनी चाहिए, गरीबों के लिए होनी चाहिए, लोगों के लिए होनी चाहिए, तो हमें ये करना पड़ेगा कि लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। और अगर ये साथ देते हैं तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जी विद्या चौहान जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि एनसीपी का फैसला चुनाव आयोग ने अजित पवार के पक्ष में दिया, इस पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, उनका बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि लोकशाही में बहुमत जिसके पास होता है फैसला उसी के फेवर में होता है, और ये जो फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुमत कहाँ है उनके पास? उनके पास बहुमत नहीं है। उन्होंने खासदार और आमदारों को तोड़ मरोड़ कर ये बहुमत तैयार किया है। लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। लोगों ने बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना को वोट दिया था। लोगों ने शरद पवार साहब के कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन ये बताना चाहते वहां से कुछ विधायक खरीद के अपने साथ जोड़ लेना, यानी ये लोगों का वोटिंग नहीं है, जोर जबरदस्ती है ये। तो अभी आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कहां पर है और किस तरह से। लेकिन ये लोग पैसा बांटने में लगे हुए हैं, ये पैसा बांटने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लोगों ने भी अगर देश को बचाना है, अगर देश का संविधान बचाना है, तो लोगों ने भी वोटिंग करते हुए पैसे लेने नहीं चाहिए। जो पैसे बांटने वाला है उसको भी पकड़ के देना चाहिए। अगर ये लोगों का भी कुछ फर्ज है, जैसे पॉलिटिकल पार्टियों का फर्ज है कि अच्छे उम्मीदवार देके उनको चुन के लाना, वैसे लोगों का भी फर्ज है कि कोई चुनाव में अगर पैसा बांटते हैं तो उसको भी पकड़ के देना। लेकिन ये सब जिम्मेदारी दोनों की है और दोनों ने निभानी है। जी विद्या चौहान जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।